हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमनियोटा में शामिल नहीं है। एमनियोटा में क्या शामिल नहीं है? एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो एमनियोटा में शामिल नहीं है? आंसर होगा पहला, एम्फीबिया एमनियोटा में शामिल नहीं है। एमनियोटा समूह में सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, पक्षी यानी बर्ड्स और स्तनधारी यानी मैमल्स आते हैं। एमनियोटा में कौन कौन से आते हैं? सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी यानी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। और इनमें भ्रूणीय अवस्था में बाह्य भ्रूणीय कलाएं जो होती हैं यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, एमनियन, कोरियन और एलेंटाइस पाई जाती हैं। एमनियन, कोरियन और एलेंटाइस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम है। घड़ियाल का क्या वैज्ञानिक नाम है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि घड़ियाल का कौन सा वैज्ञानिक नाम है। आंसर होगा इसका सी, गेविएलिस गंगेटिकस। गेविएलिस गंगेटिकस घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम होता है। आपको बताते चलें कि घड़ियाल गेविएलिडी कुल का मगरमच्छ जैसा सरीसृप जंतु है। मगरमच्छ जैसा होता है और सरीसृप जंतु है। इसे मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहा जाता है, यानी फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी इसे कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम मैंने क्या बताया है? गेविएलिस गंगेटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरामेन ऑफ पेनाइजी किसके हृदय में पाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मेढक, कबूतर, मगरमच्छ, खरगोश। किसके हृदय में फोरामेन ऑफ पेनाइजी पाया जाता है? पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, मगरमच्छ के हृदय में फोरामेन ऑफ पेनाइजी पाया जाता है। ये वास्तव में होता क्या है? तो एक छिद्र होता है, यानी मगरमच्छ के हृदय में फोरामेन ऑफ पेनाइजी नामक एक छिद्र पाया जाता है जो बाईं महाधमनी को दाईं महाधमनी से जोड़ता है। उसके हृदय में क्या करता है? ये बाईं वाली जो महाधमनी होती है उसको दाईं वाली महाधमनी से जोड़ता है। और इनका हृदय पूर्णतः चार भागों में विभक्त होता है। यह कह लीजिए कि चार भागों में इनका हृदय बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। ऐसा प्राणी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, हाथी, मगरमच्छ, कैलिरियस, मेढक। कौन सा सही होगा इसमें? प्राणी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा बी, मगरमच्छ अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। आपको बता दें कि मगरमच्छ या घड़ियाल, मगरमच्छ कहो या घड़ियाल कहो, सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। ये क्या है? सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। ये क्रोकोडीलिया गण के सदस्य होते हैं। क्रोकोडीलिया गण के सदस्य। और ये अंडज होते हैं। अंडज अर्थात ओविपरस होते हैं। यदि आप लोग अंडज या ओविपरस के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग का पूरा एक फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और सभी जितने भी संघ हैं, सभी संघों पर वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये अंडज होते हैं और ओविपरस होते हैं। इनमें थीकोडांट प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है। दंत विन्यास कैसा होता है? थीकोडांट प्रकार का दंत विन्यास होता है। और इनके दांत एक प्रकार के सॉकेट में स्थित होते हैं। जो दांत होते हैं एक प्रकार के सॉकेट में स्थित होते हैं। और ये अपना ऊपरी जबड़ा हिलाने में अर्थात ऊपर नीचे करने में सफल होते हैं या हिला सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न में कहा गया था जो प्राणी ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। तो क्या बताया मैंने? मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल में निम्न प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा? घड़ियाल में निम्न प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था घड़ियाल में थीकोडांट प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? जो सर्प होते हैं वह किस चीज के प्रति संवेदनशील होते हैं? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था।
इसका आंसर होगा बी, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी भूमि से जो कंपन उत्पन्न होते हैं उसके प्रति सांप संवेदनशील होते हैं। आपको बताते चलें कि सर्प हवा के द्वारा उत्पन्न कंपन या आवाज सुनने में असमर्थ होता है। हवा से जो कंपन होते हैं या जो हवा में आवाज होती है वो नहीं सुन पाता है, क्योंकि इसमें जो बाह्य कर्ण की विभिन्न प्रकार की जो गुहाएं होती हैं, मध्य कर्ण की जो गुहाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। सर्प में अंतःकर्ण एवं काल मुलेना ऑरिस उपस्थित होता, केवल अंतःकर्ण होता है, बाह्य कर्ण मध्य कर्ण नहीं पाया जाता है। इसीलिए ये क्या होता है कि जो हवा में कंपन होते हैं उनको नहीं सुन पाते हैं या हवा की आवाजें नहीं सुन पाते हैं। ये केवल भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति ही संवेदनशील होते हैं, भूमि से ही कंपनों को सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा विषैला सर्प है। सबसे बड़ा विषैला सर्प कौन है? कैरत, किंग कोबरा, कोबरा, अजगर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से भारत का सबसे बड़ा विषैला सर्प बताना है। तो आंसर सही होगा इसका बी, किंग कोबरा। किंग कोबरा जो होता है सबसे बड़ा विषैला सर्प होता है। इस प्रश्न के साथ में आपको थोड़ी सी जानकारी सर्पों के बारे में दे देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और अधिक जानकारी के लिए यदि आप लोग सर्पों के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में 2 वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो भारत में विषैले सर्प बहुत से मिलते हैं, लगभग 350 भारतीय प्रजातियां हैं, जिनमें 69 विषैले होते हैं, यानी 69 प्रजातियां विषैली होती हैं। और इनमें से जो 29 प्रजातियां हैं, लगभग में जो 29 प्रजातियां हैं ये समुद्री होते हैं, और शेष 40 जो बची हुई हैं ये स्थलीय होती हैं। समुद्री सर्प जो होते हैं ये अधिक विषैले होते हैं, समुद्र वाले सर्प अधिक जहरीले या विषैले होते हैं। नाग या कोबरा 2 से 2.5 मीटर तक लंबा होता है। आप लोग ध्यान देकर हर एक पॉइंट को समझते चलिए, प्रश्न आ सकता है इन पर भी। नाग या कोबरा जो होता है ये 2 से 2.5 मीटर तक लगभग में लंबा होता है, लगभग में है ये। जबकि शेष नाग या जो नागराज होता है या कह लीजिए जो किंग कोबरा होता है ये 5 से 6 मीटर तक लंबा होता है। यानी नाग या कोबरा कितने मीटर मैंने लंबा बताया? 2 से 2.5 मीटर तक लंबा। जबकि जो शेष नाग है या नागराज है या किंग कोबरा जिसे प्रश्न में मैंने बताया है, तो किंग कोबरा जो होता है ये 5 से 6 मीटर तक लंबा होता है। और कैरत, पिट वाइपर, पिट रहित वाइपर 1 से 2 मीटर तक लंबे होते हैं। इनमें से जो पिट वाइपर होता है इसके सिर पर बड़ी बड़ी सलकें पाई जाती हैं और नेत्रों एवं बाह्य नासा छिद्रों के बीच में एक गड्ढा सा भी होता है। और सभी वाइपर जो होते हैं, चाहे वो पिट हो चाहे पिट रहित हो, ये हाइड्रोफिश या कह लीजिए समुद्री सर्प होते हैं, जरायुज होते हैं। जबकि कैरत और कोबरा अंडयुजी होते हैं। कैरत और कोबरा अंडयुजी, और जितने भी वाइपर होते हैं ये जरायुजी होते हैं। धामिन, अजगर तथा दुमुही सर्प विषहीन होते हैं। जो धामिन होता है, जो अजगर होता है जिसको पाइथन कहते हैं, और दुमुही सर्प जो होता है ये विषहीन होते हैं, इसमें विष नहीं पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सर्प जहरीला नहीं है? ऐसा कौन सा सर्प है जो जहरीला नहीं है? कोबरा, पाइथन, कैरत, वाइपर। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में आया और पीजीटी 2010 में आया, यानी दोनों में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा बी, पाइथन। मैंने बताया था जो पाइथन होता है ये जहरीला सर्प नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विषहीन सर्प है? विषहीन सर्प का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, अजगर। अजगर विषहीन सर्प है। देखिए एक ही क्वेश्चन को, अभी मैंने प्रश्न पहले बताया था निम्न में से कौन सर्प जहरीला नहीं है, तो पाइथन बताया गया, और पाइथन को ही अजगर कहा जाता है। किस तरह से प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है। 2005 में पूछा गया कि कौन विषहीन सर्प है, तो अजगर बता दिया। अब यहाँ पर अगर पाइथन होता तो पाइथन कहते, क्योंकि पाइथन को ही अजगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिर पर बड़ी सलकें हों तथा नेत्र एवं नासा छिद्रों के बीच एक गड्ढा हो, वह सर्प क्या कहलाते हैं? मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जो पिट वाइपर होता है, पिट वाइपर के सिर पर बड़ी बड़ी सलकें होती हैं, नेत्रों और बाह्य नासा छिद्रों के बीच में एक गड्ढा होता है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा? आंसर सही होगा सी, वाइपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सांप विषैला नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा सांप है जो विषैला नहीं है। टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, धामिन विषैला नहीं है। आपको मैंने बताया था कि धामिन, अजगर, अजगर यानी पाइथन, दुमुही सर्प ये विषहीन होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, अर्थात इसमें विष नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषैले सर्पों में विष दंत जुड़े होते हैं। जो विषैले सर्प हैं उसमें विष दंत किससे जुड़े होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, मैक्सिला से जुड़े होते हैं। मैक्सिला आपको बताते चलें कि विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की जो मैक्सिली होती है, मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, यानी प्रायः 1 जोड़ी होती है लेकिन लगभग में 1 से 3 जोड़ी आप कह सकते हैं। तो 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विष दंत होते हैं। और ये जो विष दंत होते हैं मुड़े हुए से पीछे की ओर, तो ये तालु से लेकर मुख गुहा में उभरे रहते हैं। ये जो मुख गुहा होती है, जैसे हमारा मुख होता है, मुख के अंदर गुहा होती है जिसमें हम खाना को रखते हैं, वैसे ही सांपों के मुख में, मुख गुहा में ये उभरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषैले सर्पों के विषदंत रूपांतरित होते हैं। विषैले सर्पों के विषदंत किसके रूपांतरित होते हैं। ऑप्शन से होगा ए, मैक्सिलरी दंत के रूपांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प के विषदंत हैं। सर्प के विषदंत टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। जंभिका दंत, जंभिका दंत को मैक्सिलरी दंत भी कहा जाता है। चाहे जंभिका दंत कह दे तब भी आप वही बताएंगे, मैक्सिलरी दंत कह दे तब भी वही बताएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न था सर्प के विषदंत हैं, तो सर्प के विषदंत जंभिका दंत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आम तौर पर होते हैं विषहीन, विषैले, विषहीन एवं विषैले दोनों, अति विषैले। ऐसे सर्प जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं वे कैसे होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, विषहीन होते हैं। यानी ऐसे सर्प जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं वह विषहीन होते हैं। विषहीन का मतलब उसमें विष नहीं पाया जाता है। आपको बताते चलें कि सांप या सर्प या स्नेक सरीसृप वर्ग का प्राणी है या रिप्टिलिया वर्ग का प्राणी है, और स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प प्रायः विषहीन ही होते हैं या नॉन पॉइजनस होते हैं, और ये आमतौर पर झीलों के शांत जल, घास के मैदानों, दलदल, तालाब, खाड़ियों एवं धीमी गति से बहने वाले नहरों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आते हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है इनमें से जिसमें सांप आते हैं। तो सभी लोग जानते होंगे कि जो सरीसृप है, जो रेप्टिलिया है, इसी में सांप आते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, सरीसृप वर्ग में सांप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण। जब कोबरा डस लेता है व्यक्ति को तो रोगी क्यों मर जाता है, उसका कारण क्या होता है। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, तंत्रिकाओं की निष्क्रियता। यानी जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वे निष्क्रिय हो जाती हैं। यदि आप लोग तंत्रिका कोशिका पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तंत्रिकाओं की निष्क्रियता। आपको बताते चलें कि कोबरा का विष न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक, और इसके प्रभाव से रोगी के तंत्रिका ऊतक नष्ट हो जाते हैं और पेशियां जो होती हैं, मुख्यतः जो श्वास वाली पेशियां होती हैं, वो बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ग्रंथि जो नर छिपकली की जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है। ऐसी ग्रंथि का नाम इनमें से खोजना है जो नर छिपकली होती है उसकी जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, फीमोरल ग्रंथि। उसे क्या कहते हैं, फीमोरल ग्रंथि कहते हैं। तो फीमोरल ग्रंथि नर छिपकली की जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है और इससे उत्पन्न स्राव, यानी इससे जो स्राव उत्पन्न होता है समागम के दौरान या मैटिंग के दौरान मादा छिपकली को कसकर पकड़ने में सहायता करता है, यानी उसको कसकर पकड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्न टोड किस वर्ग से संबंधित है। हॉर्न टोड किस वर्ग से बिलोंग करता है। कार्डेटा, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एनूरा,
4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा बी, रेप्टिलिया वर्ग से संबंधित है। आपको बता दें कि हॉर्नटोड सरीसृप वर्ग से संबंधित है। चाहे रेप्टिलिया कहिए चाहे सरीसृप कहिए, सरीसृप को अंग्रेजी में रेप्टिलिया कहा जाता है। यह प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए तथा मैक्सिको में पाया जाता है और इसमें शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलन होता है, एडॉप्टेशन होता है और मुख्यतः चींटियों का भक्षण करता है। किसका? चींटियों को खाता है।